Hello everyone. I welcome you all to my second session. I hope आप लोगों को मेरा first session पसंद आया होगा. Now in this second session हम बात करेंगे about the second fundamental principle which is important to constitute an offense, जो कि है mens rea. हम जो मेरा फर्स्ट सेशन था उसमें हमने डिटेल्ड डिस्कशन की थी about the first element, that was actus reus, and I had given you a brief introduction to this second element, that is mens rea. अब mens rea का मतलब जो है वो हम सब जानते हैं that mens rea means a guilty mind. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक एक्ट एट्रीब्यूट कर लेते हैं to any person, you also have to prove before the court. The second important point is that he had mens rea for doing that act. इसका मतलब है जो एक्ट उसने किया है उसके पीछे उसका एक गिल्टी माइंड है या फिर उसकी जो इंटेंशन थी बिफोर डूइंग दैट एक्ट दैट वाज रॉन्गफुल, दैट वाज डिसीटफुल, दैट वाज फ्रॉडुलेंट इन नेचर. He had a malified intention in doing that very act. So that is what is known as mens rea, that is guilty mind. Now as you can see, mens rea means guilty mind, and it says an act alone does not attract criminal liability unless it is done with a guilty mind. This means that अगर आप criminal liability किसी person के ऊपर impose करना चाहते हैं, then it is important that the act must have been done with a guilty mind. देखिए डे टू डे लाइफ में जो है हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो करते हैं. देन वाई आर वी नॉट हेल्ड क्रिमिनली लाइबल फॉर ऑल दोज एक्टिविटीज़? द आंसर इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज आर इंटेंशन बिफोर डूइंग दोज एक्ट इज़ गुड, दैट इज़ बोनाफाइड. हमारी कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं होती, हमारी इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होती. दैट इज़ वाई वी आर नॉट हेल्ड क्रिमिनली लाइबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़, फॉर ऑल द एक्ट्स दैट वी डू इन आवर डेली लाइफ. बट अगर हम एक ऑफेंस की बात करते हैं, एक ऑफेंस जो है वो एक नॉर्मल डे एक्टिविटी से डिफरेंट कैसे होता है? डिफरेंट इसलिए होता है बिकॉज जो ऑफेंस है उसको करने के पीछे एक गिल्टी माइंड ऑलवेज इन्वॉल्व रहता है. अ गिल्टी माइंड इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व, देयर इज़ ऑलवेज अ गिल्टी माइंड बिफोर डूइंग ऑफ एन ऑफेंस बाय एनी पर्सन. Alone an act, if you are able to attribute an act to a person, लेकिन आप उसकी गिल्टी माइंड इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तो उन केसेस में आप उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं. I told you before also that the coexistence of both the elements actus reus and mens rea is highly important. दोनों एलिमेंट्स की साथ में एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत मैंडेटरी है अगर आप उसको किसी भी पर्सन को लाइबल करवाना चाहते हैं फॉर द ऑफेंस विच ही हैज़ कमिटेड. इफ़ एनी वन ऑफ देम विल बी मिसिंग, नो क्रिमिनल लाइबिलिटी कैन बी इम्पोज्ड अपॉन दैट पर्सन. सो नेक्स्ट हमारे पास है एक लीगल मैक्सिम विच इज़ एक्टस नॉन फेसिड रियम निसी मेंस सिट रिया. लीगल मैक्सिम का मतलब होता है एक लीगल प्रिंसिपल. सो दिस लीगल प्रिंसिपल means that an act alone does not constitute an offense unless it is done with a guilty mind. So इस मैक्सिम से भी हमें ये बात क्लियर होती है कि जब तक आपका एक्ट है वो एक गिल्टी माइंड के साथ नहीं किया जाता, till that time you cannot impose the criminal liability upon the person. So the presence of both the act and guilty mind is very much essential. इनफैक्ट जो गिल्टी माइंड है वो इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एक ऑफेंस में दैट मैनी अ टाइम्स इट हैपन्स दैट यू आर एबल टू एट्रीब्यूट एन एक्ट टू अ पर्सन बट यू आर नॉट एबल टू प्रूव द गिल्टी माइंड. सो उस बेसिस पे भी जो है आपकी एक्विटल जो है बहुत सारे केसेस में हो जाती है. एक्ट चाहे उस इंसान ने किया है, बट जस्ट बिकॉज आप उस एक्ट के पीछे एक गिल्टी माइंड नहीं प्रूव कर पाते हैं कोर्ट के सामने, सो कोर्ट उसको जो है उसके लिए पनिश बिल्कुल भी नहीं कर सकता. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस मैक्सिम, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस रिया मोर क्लियरली, I would give you two examples.
इन एग्जाम्पल से आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. एज यू कैन सी एग्जाम्पल 1, इसमें ये है दैट फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ए, ही इज़ वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट और ऑपोजिट साइड से बी पर्सन जो है ही कम्स. सो वाइल दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, बी एक्सीडेंटली स्टेप्स अपॉन एज फुट. अब इस सिचुएशन में अगर आप एक नॉर्मल एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो ए का इस सिचुएशन में क्या रिएक्शन होगा. At the max, what he will do is that he will utter a few words and he will walk away. If in case B ने है उसको सॉरी बोला है तो he will accept the sorry of B. देखिए ना, इस एग्जाम्पल को आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए. अगर आप जो है नॉर्मली रोड पे चल रहे हैं और चलते चलते सामने से कोई इंसान आ रहा है, वो एक्सीडेंटली आपके पैर के ऊपर स्टेप कर जाता है, तो आपका रिएक्शन क्या होता है. आप थोड़ा बहुत उसको बोल देते हैं कि तुम्हें देख के नहीं चलना आता या तुम्हारा ध्यान कहाँ है. दिस इज़ वॉट योर रिएक्शन इज़. या फिर अगर वो पर्सन आपको सॉरी बोल देता है तो आप उसकी सिंसियर अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड देन यू स्टार्ट वॉकिंग अगेन. दैट इज़ वॉट हैपन्स इन दिस एग्जाम्पल. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल. Now, in the second example, the situation is exactly the same. The only difference is that इस situation में जो B है वो intentionally जो है A के पैर के ऊपर step करता है. So इस situation में जहाँ पे B intentionally step किया है आपके पैर के ऊपर, इस situation में आपका क्या reaction होगा. You will start shouting at B. You will get angry at him. और at the max you will also step back on his foot. द पॉलिसी ऑफ टिट फॉर डैट कि तुम मेरे पैर पे चढ़े हो तो मैं भी तुम्हारे पैर के ऊपर जानबूझ के चढ़ूँगा. सो दिस विल बी द रिएक्शन ऑफ ए इन द सेकेंड एग्जाम्पल. नाउ वी हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन बिफोर अस इज दैट वाई इज़ देयर सच अ डिफरेंस बिटवीन एज रिएक्शन इन द फर्स्ट एग्जाम्पल एंड एज रिएक्शन इन द सेकेंड एग्जाम्पल. दोनों सिचुएशंस में ए का रिएक्शन डिफरेंट क्यों है, इसका रीज़न क्या है. Now see, now why is there a difference in A's reaction? The answer is very much simple. The difference is there because there is a difference in the mind of B. In the first example, B accidentally steps over A's foot. So वहाँ पे उसका mind नहीं था कि वो ऐसा act करना चाहता है. लेकिन जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें बी जो है ही स्टेप्ड अपॉन एज फुट इंटेंशनली. वहाँ पे उसने जानबूझकर ए के पैर के ऊपर स्टेप किया. वहाँ पे उसका माइंड जो है वो गिल्टी था. सो जस्ट बिकॉज देर इज़ अ डिफरेंस इन द माइंड ऑफ बी, his reason behind doing that act is different. In the first situation his mind is not guilty, but in the second situation his mind is guilty. That is why there is a difference between A's reaction. So यही पॉइंट है कि एक ऑफेंस में एक ऑफेंस तब कॉन्स्टिट्यूट होता है जब एक पर्सन वो एक्ट करता है बट विद अ गिल्टी माइंड. इस सिचुएशन में बी ने एक्ट जो है वो सेम किया है. पहली सिचुएशन में भी उसका एक्ट क्या था, ही स्टेप्ड ऑन एज फुट. सेकेंड सिचुएशन में भी उसका एक्ट क्या था, ही स्टेप्ड ऑन एज फुट. लेकिन जो उसका माइंड है ये दोनों सिचुएशंस में वो डिफरेंट है. दैट इज़ वाई पहली सिचुएशन में ए का रिएक्शन अलग था और दूसरी सिचुएशन में ए का रिएक्शन अलग था. तो यही आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेंस रिया यानी कि गिल्टी माइंड का होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी और इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं. नाउ वी एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव द इंटेलेक्ट, we have the capacity to differentiate between what is right and what is wrong, what is good and what is bad. So since we can differentiate, दैट इज़ वाई जो भी हम खुद डिसीजंस लेते हैं, जो भी हम अपनी मर्ज़ी से एक्ट करते हैं, वी आर द वंस हु हैव टू ऑल्सो टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेम. अगर हमने चूज़ किया है कि हमने कुछ बैड एक्ट करना है, हमें मालूम है कि वो रॉन्ग है, वो गलत है, लेकिन फिर भी हम वो एक्ट कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन वी हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस. हमें उसकी पनिशमेंट को लेना ही पड़ेगा. तो ये हमारा बेसिक मतलब होता है ऑफ मेंस रिया and its importance in criminal law. Okay. अब lastly हम बात करते हैं about different types of mens rea. Now understand this thing very clearly that mens rea is present in every offense. आप कोई भी offense करते हैं उसमें आपका mens rea मतलब guilty mind हमेशा present होता है. But
द डिग्री ऑफ मेंस रिया कीप्स ऑन चेंजिंग। वो गिल्टी माइंड की डिग्री क्या है, कितना आपका क्या लेवल है, आपका एवरेज डिग्री है, आपकी लो डिग्री ऑफ मेंस रिया है, आपका हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंस रिया है, दैट इज़ व्हाट कीप्स ऑन चेंजिंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेंस रिया प्रेजेंट ही नहीं है। मेंस रिया हर एक ऑफेंस में प्रेजेंट होता है। गिल्टी माइंड हमेशा हर ऑफेंस में होना मैंडेटरी है, नेसेसरी है। बट what is the degree of mens rea, what kind of mens rea is present, what kind of guilty mind is present, that keeps on changing। अब IPC के अंदर ही जो है different types of mens rea explained है। as you can see we have intention, knowledge, reason to believe, rash and negligent act, dishonestly, fraudulently, etc. So these are different types of mens rea, different degrees of mens rea। now amongst these जो आपका फर्स्ट नंबर पे intention है, that is the most important and the highest form of mens rea is basically intention। intention जो है वो आपके mostly almost all the offenses of IPC में present होता ही होता है। so this is considered to be the highest form of mens rea। अगर किसी एक्ट में इंटेंशन मिसिंग होता है तो आप उसके लिए लाइबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा वी हैव डिसऑनेस्टली, फ्रॉड्यूलेंटली। दिस टाइप ऑफ मेंस रिया इज मोस्टली फाउंड इन द ऑफेंसेस विच आर कमिटेड विद रिस्पेक्ट टू योर प्रॉपर्टी। सो at the end I would conclude that mens rea is always present। what type of mens rea is there, that depends upon different offenses, और वो आपके IPC में स्पेसिफाइड रहता है विद द ऑफेंस इटसेल्फ कि किस टाइप का मेंस रिया उसमें होना नेसेसरी है या फिर मैंडेटरी है। सो हियर आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई बोथ द सेशंस that there are two important elements of every crime। one is actus reus, second is mens rea, that is a physical act, and that physical act done with a guilty mind। presence of both is important and essential to establish criminal liability of any person। So I hope you liked this second session of mine। if you did, then I would like you to like my video and also subscribe for further informational videos for the same। Thank you so much।